हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि क्लासिकल जेनेटिक्स पे बेस्ड है। क्लासिकल जेनेटिक्स यानी मेंडल्स लॉ पे बेस्ड है। तो मेंडल लॉ क्या बोलता है कि जब भी दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट या दो डिफरेंट कैरेक्टर के इंडिविजुअल्स को हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उनके कैरेक्टर्स कंबाइन होकर के नई प्रोजनी में चले जाते हैं, ठीक है। और नई प्रोजनी में जाते हैं तो उससे नई प्रोजनी जो होती है वो हाइब्रिड होती है और वो सुपीरियर होती है अपने पेरेंट्स की तुलना में, ठीक। अब इसी चीज़ को हमें प्लांट में अप्लाई करना है। तो जो ये आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है, ये प्लांट ब्रीडिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये आपका प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी कवर हो जाता है। तो बहुत छोटी सी बात है कि इसमें करना क्या है, क्या स्टेप है और कैसे इसको करना है, ठीक है। हम लोग आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं? पहली चीज़ आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ये मैन मेड प्रोसेस से होगा, यानी हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी प्लांट में किसी दूसरे प्लांट के पॉलिन ग्रेन से पॉलिनेशन कराएं, ठीक है, और वो पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाए और फिर उससे एक नई वैरायटी बने। तो इस प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में रखेंगे। यानी हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। टारगेट ये है कि हमें दो डिफरेंट प्लांट्स के कैरेक्टर को कंबाइन करना है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग। ओके, अब दो प्लांट जिनका कैरेक्टर हमें कंबाइन करना है वो किस तरह के प्लांट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर वो दोनों एक ही स्पीसीज के हैं लेकिन अलग अलग वैरायटी के हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। दो अलग वैरायटी के प्लांट हो, स्पीसीज सेम है, वैरायटी अलग है ना। तो दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट का कैरेक्टर अगर हम कंबाइन करा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को इंटर वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। अगर वो प्लांट हमारे दो अलग अलग स्पीसीज के हैं तब हम उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज के कैरेक्टर को कंबाइन कराएंगे। और थोड़ा और ऊपर चलें तो दो अलग अलग जीनस यानी जनरा के भी हो सकते हैं। दो अलग अलग जनरा के इंडिविजुअल्स को अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी हाइब्रिडाइजेशन का हमारा 3 टाइप हो जाएगा। इसका टाइप की अगर बात करें तो 3 टाइप हो जाएंगे। पहला होगा इंटर वैरायटी, है ना, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा इंटर जेनेरिक। तो देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे जैसे आप दो प्लांट के बीच का रिलेशन बढ़ाते जाएंगे, यानी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उसके रिलेशन का, वैसे वैसे आपके हाइब्रिडेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यानी पहले वाले केस में आपको मैक्सिमम चांस मिलेगा सक्सेसफुल होने का। क्यों? क्योंकि दोनों प्लांट एक ही स्पीसीज के हैं, इसलिए उनके कैरेक्टर इजीली कंबाइन हो सकते हैं, ठीक। क्योंकि नेचर उस चीज़ को प्रिवेंट नहीं करती, नेचुरली वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन दो अलग स्पीसीज या दो अलग जीनस के कैरेक्टर को कंबाइन करना यानी नेचुरल बैरियर को तोड़ने की बात आप कर रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे जो चीज़ नेचर में पॉसिबल नहीं वो आर्टिफिशियली कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल है ना। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच जो कंपेटिबिलिटी होती है वो उनके सरफेस पे मौजूद कुछ केमिकल्स की वजह से होती है, और उन केमिकल्स के इंटरेक्शन से ही पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो केमिकल प्रोसेस द्वारा हम उनके सरफेस के केमिकल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और मॉडिफाई करके हम उनको कॉम्पेटिबल बना सकते हैं। तो इसीलिए केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद कॉम्पेटिबल बना करके हम हाइब्रिडेशन कराते हैं ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, जितने ही क्लोज रिलेटिव होंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। और जितने ही डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस रिलेटिव होंगे, उतना ही कम चांस होगा सक्सेसफुल होने का इस प्रोसेस का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम चांस है दो हाइब्रिड्स के बीच और मिनिमम चांस कहाँ है? दो जीनस के बीच हाइब्रिडाइजेशन कराने। क्लियर? अब आइए इसके स्टेप्स की बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या बेसिक स्टेप्स हैं और कैसे वो स्टेप होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। देखिए, जो स्टेप्स की बात करनी है ना,
कि क्या स्टेप होंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है 2 प्लांट के कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक नया प्लांट बनाना। क्यों बनाएंगे, ताकि इसलिए कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन हो, ज़्यादा अच्छी हो, यानी सुपीरियर क्वालिटी का हो। तो सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट बनाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस प्लांट का कैरेक्टर हमें कंबाइन कराना है उनमें भी सुपीरियर कैरेक्टर्स मौजूद होने चाहिए, है ना। तो इसीलिए पहला हमारा जो स्टेप होगा इसमें वो होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स का सिलेक्शन, ठीक है। जो पेरेंट प्लांट होंगे उनको सिलेक्ट करना, तो यानी सुपीरियर क्वालिटी के, सुपीरियर क्वालिटी, ठीक। तो जब 2 सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट हमें मिल जाएंगे, ठीक है, आसपास के एरिया से, उसके लिए हम पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है, स्कैनिंग करेंगे और देखेंगे कि जो उनका डोमेस्टिक वैरायटी है वो या उनके जो वाइल्ड वैरायटीज़ हैं वो उनमें किन में कैरेक्टर अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि 2 वाइल्ड प्लांट में भी अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो सुपीरियर होते हैं, तो दोनों को कंबाइन करा देते हैं। कभी कभी 2 डोमेस्टिक प्लांट में भी अलग अलग कैरेक्टर हो सकते हैं, उनको हम कंबाइन करा सकते हैं। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि डोमेस्टिक प्लांट और वाइल्ड वैरायटी को कंबाइन करके हम लोग कैरेक्टर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसी रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। तो पहला हमारा स्टेप ये हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट, जो कि सुपीरियर क्वालिटी के होंगे, ठीक है। इसके बाद जब प्लांट्स मिल जाएंगे तब हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन यानी रिमूवल ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन यानी मेल पार्ट फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने बताया कि प्लांट्स बाइसेक्सुअल ही होते हैं, तो उनका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर ज़्यादातर केसेस में आपको मिलेगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अब हम अपने हिसाब से पॉलिनेशन कराना चाहते हैं, इसीलिए उसके अपने पॉलिन का जो सोर्स है उसको हम पहले ही हटा देंगे, ठीक है। तो पहले ही हटाएंगे तो वही जब आप उसके फ्लावर में से आप क्या करेंगे, स्टेमेन को यानी मेल पार्ट को, एंडोशियम को जब आप रिमूव कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। अब यहाँ पे एक सावधानी है, सावधानी क्या है कि जो हम लोग स्टेमेन का रिमूवल कर रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर से, वो हमेशा कब करेंगे, इन बड कंडीशन, यानी अभी बड है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए बड है, एक बड है, तो इसी बड में इसके ओपनिंग से पहले ही हमें ये काम कर लेना है। क्यों, क्योंकि एक बार ये ओपन हो गया यानी ओपनिंग की तरफ चला गया, यानी फ्लावर हमारा मैच्योर हो गया। मैच्योर हो गया तो हम ये एश्योर नहीं हो सकते हैं कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक्सपोज हो गया, अंदर एंथर भी मैच्योर हो चुके होंगे, तो हो सकता है उसी का पॉलन रिलीज होकर के पॉलिनेशन कर चुका हो, या जैसे ही ओपन हुआ तब तक कोई बाहर का पॉलन उसको पॉलिनेट कर दिया हो। तो पॉलिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है इस बात में हम कंफर्म नहीं हो सकते, इसीलिए इसके कंफर्मेशन के लिए कि अभी पॉलिनेशन नहीं हुआ है, हम क्या करते हैं, बड कंडीशन में ही उसको स्टेमिन को रिमूव कर देते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ना रह जाए, ठीक। तो बैगिंग हो गई, सॉरी इमैस्कुलेशन हो गया। इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप बैगिंग। थर्ड स्टेप होगा आपका बैगिंग। बैगिंग में हम लोग क्या करते हैं, पेपर बैग या पॉलिथीन बैग से इस फ्लोरल बड को कवर कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हमने यहाँ से ऐसे प्रोटेक्ट कर दिया एक पॉली बैग से, दिस इज पॉली और पेपर बैग, पॉली बैग या पेपर बैग कुछ भी हो सकता है। तो बैग से कवर करने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैगिंग। क्यों ऐसा कर रहे हैं, वही फिर अपनी एश्योरिटी के लिए, क्योंकि आपने इमैस्कुलेशन तो कर दिया, लेकिन अगर इसको खुला छोड़ेंगे तो कुछ समय बाद जैसे फ्लावर खिलेगा तो किसी हवा में किसी दूसरे प्लांट का पॉलिनेशन तो होगा ही होगा, तो पॉलिनेशन होने के चांसेस है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी अनडिजायर्ड जिसकी हमें जरूरत नहीं है उस पॉलिन का यहाँ पे लैंडिंग ना हो, उसका यहाँ पे पॉलिनेशन ना हो पाए, तो इसलिए बैगिंग कर देंगे। तो ये तीसरा स्टेप हमारा हो गया बैगिंग। चौथा स्टेप हमारा होता है टैगिंग। फोर्थ स्टेप इज टैगिंग। टैगिंग का मतलब क्या होता है, टू स्टिक
टैग। टैग यानी एक पेपर का टुकड़ा लगाएंगे, ठीक है, बैगिंग कर दिया, बैगिंग करने के बाद सपोज यहाँ पे ऐसे बांध करके एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लगा दिया जिसको हम नाम देंगे टैग, ठीक। तो इस टैग की क्या जरूरत है, टैग की जरूरत है, इस टैग पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखा होता है। इस पेपर का टुकड़ा जो हम यहाँ पे टाई करते हैं, बांधते हैं, जो टैग लगा रहे हैं, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होता है। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा उसमें जिसने बैगिंग और इमैस्कुलेशन किया है उस व्यक्ति का नाम होगा, उस पर्सन का नाम होगा, प्लस टाइम एंड डेट, डेट और टाइम लिखा होगा कि किस समय इसमें इमैस्कुलेशन किया गया है, ठीक है, उसका टाइम भी लिखा होगा। क्यों, क्योंकि उसी टाइम और डेट के अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि कब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, यानी बड जो है वो मैच्योर कंडीशन में आ जाएगा और हम अपने हिसाब से अपने पॉलन ग्रेन का उस पर पॉलिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, ठीक। तो टैगिंग हो गई। इसके बाद जब टाइम के अकॉर्डिंग जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद हम बैग को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के प्रोसेस का छोटा सा जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे डी बैगिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे, डी बैगिंग, यानी रिमूवल ऑफ बैग। जो पॉली बैग या पेपर बैग आपने लगाया था उसको रिमूव कर देंगे, ठीक। अब रिमूव कर दिए, इसके बाद तुरंत क्या करेंगे, 6th स्टेप हमारा क्या होगा, डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन। जिस प्लांट के पॉलन का हम पॉलिनेशन कराना चाहते हैं उसका पॉलन ग्रेन हमारे पास होगा, कलेक्ट करके हम रखे होंगे, और उस पॉलन को तुरंत बैग हटाते ही उस पर डस्ट कर देंगे, और डस्ट करने के बाद फिर तुरंत बैग को कवर कर देंगे, है ना, क्योंकि टाइम लगता है, तब तक हो सकता है दूसरा पॉलन उसको पॉलिनेट कर दे, वो ज़्यादा कंपेटेबल हो, है ना। तो इसलिए डस्टिंग के तुरंत होते ही सावधानी के लिए हम लोग क्या करेंगे, रीबैगिंग, तुरंत रीबैगिंग कर देंगे, यानी दोबारा बैग को लगा देंगे, कवर कर देंगे उसको, ठीक है, और छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, ठीक। एक चीज़ याद रखिएगा, जो बैग हम लोग लगाते हैं, चाहे वो पॉली बैग हो चाहे वो हमारा पेपर बैग हो, वो गैसेस के लिए डिफ्यूजिबल होता है, यानी गैसेस एक्सचेंज वहाँ से हो सकता है। आप एकदम प्योर पॉलीथीन नहीं कवर कर देंगे कि बिल्कुल उसमें गैसेस एक्सचेंज ना हो और अंदर अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाए स्ट्रक्चर, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो रीबैगिंग कर लिया, अब इसको बाद छोड़ देंगे, कुछ समय बाद इसमें फ्रूट बनना शुरू होगा। जब फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा तब हम फिर बैग को यहाँ से हटा देंगे, ठीक। तो और जब बैग को हटा देंगे तो फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनने के बाद जब फ्रूट राइप हो जाएगा तो उसमें सीड्स डेवलप होंगे और फिर उन सीड्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे, है ना। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ सीड्स। सीड्स को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, और जब सीड्स को कलेक्ट कर लेंगे फिर उन सीड्स को ग्रो करेंगे, ग्रो करके इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, सीड्स का कलेक्शन करेंगे एंड इवेल्युएशन करेंगे, ठीक। तो इवेल्युएशन क्या होगा कि जब हम सीड को ग्रो कराएंगे तो देखेंगे कि जो हम कैरेक्टर चाह रहे थे कि दोनों प्लांट के कैरेक्टर कंबाइन होकर के एक में आ जाएं, क्या ऐसा प्लांट बना है कि नहीं बना है। तो क्योंकि ऐसे प्लांट के बनने के चांसेस कम होते हैं, तो हो सकता है 100 सीड आप लगाएंगे, 100 में से 2 या 3 प्लांट में ही वो कैरेक्टर आपको नजर आए। बट अगर 2-3 प्लांट भी आपको मिल गया तो यू आर सक्सेसफुल, है ना, आपका टारगेट जो है वो अचीव हो गया। तो आप उस कंडीशन में उस प्लांट को अलग करेंगे, और अलग करके फिर उसके में कई बार आप सेल्फिंग कराएंगे ताकि वो कैरेक्टर उसमें फिक्स हो जाए, और फिक्स हो जाए फिर आप ऐसे कॉमर्शियल ब्रीड को, जो नई वेराइटी आपको मिली है, उसको आप क्या करेंगे, उठा करके नई जगह पे आप उसको कॉमर्शियली रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर वो क्रॉप प्लांट है तो आप फार्मर्स के लिए उसको कॉमर्शियली रिलीज़ कर सकते हैं कि वो उसका यूज़ करें, क्योंकि उसकी यील्ड ज़्यादा अच्छी होगी और उसमें लागत कम आएगी, क्योंकि ऐसे प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादातर डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, और उनमें कम न्यूट्रिएंट डालने की ज़रूरत होती है, कम फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो फार्मर्स हैं उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, क्योंकि इनपुट कम होगा और आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। क्लियर। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक और है, हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस को हम अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ओके।